सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 2024 इकोनॉमिक जियोलॉजी के पेपर सॉल्व करेंगे। मैंने शायद इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट वो बिकॉज ऑफ सम आंसर्स डिफरेंसेस की वजह से मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। तो मैं फिर से ये वीडियो बनाऊंगी और मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। तो आज हम 108 से शुरू करेंगे। आज हम उल्टा शुरू करते हैं। तो मैच द फॉलोइंग, अगर मान लो आपके 12 क्वेश्चंस हैं तो आजकल के सिचुएशन के हिसाब से 2-3 क्वेश्चन तो मैच के ज़रूर आते हैं। और मैच में अगर 4 ऑप्शन है और उसमें आपको 2 का पता है, मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आपका सही होगा। तो इन पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अगर आपको गेस वर्क खेलना भी है। इसके बाद आ जाइए कि मिनरल डिपॉजिट और लोकेशन। सो सिलिमेनाइट, मैग्नेसाइट, फॉस्फोराइट एंड बेराइट। वी हैव झमार कोट्रा, मांगनम पेटा और सालेम और सोन पहाड़। तो सिलिमेनाइट किसे, मुझे इतना पता है कि जो फॉस्फोराइट है वो जमार कोटा से है। तो मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगी। जमार कोटा एक जगह है जो कि राजस्थान में है और यहाँ पे इंडिया के लार्जेस्ट फॉस्फोराइट डिपॉजिट है। अब डिपॉजिट्स फॉस्फोराइट के कैसे होते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो वो सेडिमेंट्री और केमिकली जो तरीके से ये बनते हैं, प्री कैम्ब्रियन बेसिन से ये कनेक्टेड है। और यूपीएससी रिपीटेडली आस्क करता रहता है जमार कोटा के बारे में, ये एक फिक्स्ड फैक्ट है। तो इट्स अ सेडिमेंट केमिकल डिपॉजिट, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आर का हो गया 1, तो ये 2 ऑप्शन हो गए। और क्यू का 3, अगर हमें आर का 1 किया तो क्यू का 3 यानी कि मैग्नेसाइट का सालेम। तो सालेम एक जगह है जो कि कहाँ पे है, जो है तमिलनाडु में, जो कि है सालेम तमिलनाडु में। और ये इसके जो होस्ट स्ट्रोक हैं वो अल्ट्रामैफिक, एक मिनट, इसके जो होस्ट स्ट्रोक हैं वो अल्ट्रामैफिक और कार्बोनेट से रिलेटेड हैं, MgCO3। इट इज़ अ हाइड्रोथर्मल रिप्लेसमेंट। सालेम मैग्नेसाइट बेल्ट जो है इट्स मोस्ट वेल नोन मैग्नेसाइट डिपॉजिट्स इन इंडिया, यू शुड नो दैट। तो ये बनते कैसे हैं कि अल्ट्रामैफिक रॉक्स का कार्बोनेशन हो गया, इसलिए फॉर्मूला बन गया MgCO3, मैग्नेसाइट बन गया। तो क्यू का हो गया 3। तो ये ऑप्शन तो हमारे को पता है कि है ही है। अब आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन पे, बेराइट। बेराइट है मांगनम पेटा। मांगनम पेटा इज़ अ प्लेस प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश। ये लार्जेस्ट बेराइट डिपॉजिट्स हैं वर्ल्ड के। दीज बेराइट इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द वाइट स्मोकर्स, लेट मी टेल यू, ओके। And the hydrothermal to sedimentary exhalative in origin, I've already told you, and they are vein type or wedded. So they are extremely high confidence static pairing in UPSC. Barite is matched with magnum beta. It's a world class deposit. So barite with magnum beta is B का 2, सॉरी S का 2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आ जाइए बचा हुआ जो कि है हमारा सिलिमेनाइट। तो सिलिमेनाइट है सोन पहाड़। सोन पहाड़ कौन सी जगह, ये है हमारी सोन पहाड़ इज़ अ प्लेस इन मेघालय, ठीक है। एंड इट्स अ हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक टेरेन। सिलिमेनाइट इज एन Al2SiO5 that is formed when there is a very high temperature. You should know them, but and pressure is somewhat medium or so. So they typically host what? They typically host khondalite and gneisses. Okay, so Son Pahar is a classic Indian locality for silimanite. Okay, now coming to the 107 question. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट्रोलियम जनरेशन। अब पेट्रोलियम जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ। पहली स्टेटमेंट ये है कि थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस जो है वो अर्ली बायोलॉजिकल केमिकल चेंजेस है जो कि ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट्स में किया जाता है लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट है कि कैटालिटिक क्रैकिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर इट्स अ डोमिनेंट प्रोसेस इन पेट्रोलियम जनरेशन अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डायाजेनेसिस होता है, डायाजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी बायोलॉजिकल ऑल्ट्रेशन होती है, कंपैक्शन होती है और बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके बाद वी हैव दिस केटाजेनेसिस जिसको हम ऑयल विंडो कहते हैं, एंड उसके बाद वी हैव मेटाजेनेसिस जिसको हम गैस विंडो कहते हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर होता है 60 से 120 और गैस विंडो का टेम्परेचर होता है 120 to 150। सो कैटाजेनेसिस के अंदर हमारी थर्मल और कैटालिटिक क्रैकिंग होती है और स्ट्रॉन्ग थर्मल क्रैकिंग होती है हमारी मेटाजेनेसिस के अंदर जो कि ड्राई गैस है। तो थर्मल क्रैकिंग जो प्रोसेस है इट रेफर्स टू द अर्ली बायोलॉजी केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन ऑर्गेनिक सेडिमेंट लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। बिलो 50 डिग्री सेल्सियस मैंने समझाया कि डायाजेनेसिस होता है, यहाँ पर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होगा, बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन होगा, कैराजिन का फॉर्मेशन होगा। थर्मल क्रैकिंग टेम्परेचर्स इट रिक्वायर्स मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस।
So biological chemical weathering is not equal to thermal cracking. Then we have the second statement, catalytic cracking. तो ऑयल विंडो मैंने बताया कि 60 से 120 डिग्री का होती है, और यहाँ पे क्ले मिनरल्स जैसे कि लाइट्स, मैग्नेटाइट और मिक्स्ड लेयर्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. एंड यू नो दीज सर्फेसेज इन द शेल एक्ट एज अ नेचुरल कैटलिस्ट. सो दीज कैटलिस्ट दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, प्रमोट ब्रेकडाउन ऑफ केरोजन इनटू हाइड्रोकार्बन्स, एंड द कैटालिटिक क्रैकिंग it dominates the petroleum generation up to 120 degrees Celsius. So catalytic cracking is dominant in oil window. Okay, and pure thermal cracking is something that is present in the higher temperatures, that is for the gas window. So processes are like that: diagenesis, then we have this thermal cracking, and before that we had this this catalytic cracking. Okay, सो कैटालिटिक क्रैकिंग I've told you ये सही है, तो इसके अंदर सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही सही है. डायजेनेसिस, catalytic cracking and thermal cracking. Catalytic cracking is for the catagenesis, that is oil window, and metagenesis we have this gas window, that is for the thermal cracking. Now coming to the 106th question, finely divided plant residue composed resistant plant product is called finely divided. बहुत फाइनली डिवाइडेड प्लांट रेसिड्यू है जो कि बचे हुए रेजिस्टेंट प्लांट का प्रोडक्ट है, तो इसमें से वो क्या होता है? तो इसका आंसर है एट्रियस. तो मैं आपको और ज़रा बता देती हूँ कि क्या है क्या नहीं है. एट्रियस क्या है? इट्स अ फाइनली डिवाइडेड fragmented plant material, and it has been derived from the mechanical breakdown of the plant tissue, and it composed mainly of resistant plant products. What kind of products it had? It had cuticles, it had spores, it had resin fragments, it had deadly woody tissue. So it represents the microscopic organic debris. It's not intact plant structure. Atreus is common in banded coals, found in coal matrices. Then we have this other options as well. Anthraxylon. Anthraxylon, it represents the woody structured plant material. ये आपके ट्री ट्रंक्स से आते हैं, लार्ज वुडी टिश्यू से आते हैं. इट्स नॉट फाइनली डिवाइडेड, सो इसलिए फाइनली डिवाइडेड नहीं, इसलिए हमने ऑप्शन काट दिया था. ड्यूरेन जो है हमारा कोल बैंड लिथोटाइप है. इट्स नॉट अ specific plant residue. Durain is something that has been known by the dull appearance, and it refers to the coal texture, not the plant product. Clerane is also a coal lithotype and it shows the alternating light and dark bands in that, and it's a macroscopic coal appearance, not microscopic plant debris, so it's not a plant residue term. So anthraxylon is what? It's a coarse woody tissue that we get from the trunk. Atreus is fine resistant plants debris, and banded coal lithotype is Durain, and alternating coal colors coal type is the Clerane. Sorry, banded coal lithotype is Clerane, and dull coal lithotype is Durain. Now coming to the 105th question. Consider the following statement with reference to the formation of sedimentary Fe and manganese deposit. So in modern environment, manganese is better soluble in superficial water as iron. Statement 2 is the boundary between the condition at which manganese and Mn4 positive species are dominant is at lower oxidation level than the equivalent boundary for Fe2O3 and Fe3E species. So why the first statement is true? In natural surface or shallow marine water, Fe2 oxides really fast to the Fe3 positive. Fe3 positive rapidly precipitates as FeOH3. So goethite or hematite. Mn2 remains in the solution for a long time. It requires more oxidizing condition to precipitate as compared to that of iron. So iron precipitate early and close to the source. Manganese is transported further into the basin. So iron sediments occur near the near shore. Manganese sediments occur offshore and deeper. So statement 1 is correct. Statement 2. Mn2 positive to Mn4 positive boundary occurs at the lower oxidation level than Fe2 positive and Fe3 positive. So Fe2 positive to Fe3 positive occurs at the lower EH, and Mn2 to Mn4 oxidizes in a higher EH. Vice versa है. So iron oxides and precipitate more easily. Manganese needs stronger oxidizing conditions, so manganese lies at the boundary condition at higher oxidation potential as compared to that of iron, not at lower. So vice versa. It's higher, not lower. Okay. Now coming to the 104th question. Assume
that a stream is carrying identical size of ductile grains of chromite, magnetite, diamond and garnet. चार दे दिए, chromite, magnetite, diamond and garnet. After repeated reworking of sediments in a clastic sedimentary environment, which are the following mineral with the largest grain size? So garnet, so let me tell you in सबकी densities. Chromite की density होती है 4.5 to 4.8 एंड इसकी जो हार्डनेस होती है वो होती है 5.5. डायमंड की हार्डनेस होती है 10 और इसकी डेंसिटी होती है 3.5. मैग्नेटाइट की डेंसिटी होती है 5.2 एंड 5.5 to 6 इज़ द हार्डनेस. ओके, गार्नेट की होती है 3.9 समथिंग एंड 6.5 to 7.5 इज़ दैट. So lowest density among the lowest density among the option 3.5 is the lightest one. It's the lightest as compared to that. So in flowing water, lower density remains in suspension for a longer period of time, and they can be transported from one source to another very easily. And as well as diamond has the maximum hardness according to the Mohr scale, so it will provide resistance to the mechanical breakage, rounding or attrition during transport. So diamond serves long distance repeated reworking better than all others. So diamond is the right answer. गार्नेट की डेंसिटी ज़्यादा है डायमंड से, लेकिन एब्रेशन प्रूफ नहीं है, अर्ली सेटल डाउन हो जाएगा. क्रोमाइट की डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन इट सेटल्स क्विकली बिकॉज ऑफ लो हार्डनेस. एंड मैग्नेटाइट इज लाइक settles very quickly. It's a very high density, so it's a near source placer concentration. So diamond is the correct answer. Now coming to the 103 question, another match. दूसरा मैच आ गया है हमारे पास. मिनरल्स दे दिए, मेटल्स दे दिए, स्फेलेराइट, क्यूपराइट, कैसेट्राइट, अर्जेंटाइट. तो स्फेलेराइट जो है वो जिंक है, जिंक का एलिमेंट हमेशा मिलता है. स्फेलेराइट का जो फॉर्मूला होता है वो ZnS होता है. इट्स अ चीफ ऑफ जिंक वर्ल्ड वाइड एंड इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन फॉर्म बाय द सेडेक्स और MVT टाइप ऑफ डिपॉजिट, hydrothermal basically. And sphalerite is the ZnS, it's a zinc core. Then we have this cuprite. Cuprite is the copper one. So Cu2O is the copper one, and oxide of copper formed mainly by the oxidation of primary copper sulfides, and they have been a typical of supergene enrichment zone that we have this table. We have this oxidation, reduction and enrichment zone over here. We get cuprite there. Cassiterite is SnO2 tin. Okay, so it's a principal ore of tin. It's an oxide mineral and it is very resistant to weathering. So it is something that is formed by the placer deposits, granite related hydrothermal settings. We get the tin. Then we have this argentite. It's a silver and it has a formula of Ag2S. It's a sulfide ore of silver, and it is stable at very low temperature. At high temperature it just gets converted into acanthite. Okay, so coming to the 102nd question, which one of the following type of ore deposit is formed by hydrothermal processes but without any direct link to igneous activity? So hydrothermal process is the one that has been formed by hot aqueous fluids, and they are capable of transporting metals in the solution. Metals get precipitated due to cooling, mixing or change in pressure, pH or redox condition. Also इसमें से कौन से ऐसे जो इग्नियस एक्टिविटी से लिंक्ड अप नहीं है? तो सबसे पहले तो मैं पोरफायरी कॉपर डिपॉजिट्स के बारे में बात करूँगी. हाइड्रोथर्मल है 100% एंड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैग्मा इंट्रूजन्स. सो इट्स अ मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल. ओके, then we have the skarn deposits. They are formed by the metastomatic reaction, and they are magma derived fluids, carbonate rocks, and it has a strong igneous control. Gryson is the later stages that happen with alteration of granites. It's the late stage magma fluid, and igneous linked hydrothermal is that. Then we have this SEDEX deposits. SEDEX is the sedimentary exhalative deposits type zinc lead. क्या होता है कि यहाँ पे हॉट बेसिनल ब्राइन्स होते हैं डीप सेडिमेंट्री बेसिन्स में प्रेजेंट. ये फ्लूइड जो हैं ये मेटल लीच करते हैं फ्रॉम द बेसमेंट एंड द सेडिमेंट्स, एंड दे बिकम मेटल रिच हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन. Fluid rise along the fold and they just get exhaled into the sea floor. So deep burial is the heating of saline basin fluids. Fluids get dissolved with zinc and lead. The fluids, they ascend along the faults, exhale into the marine basin, rapid cooling, sulfide precipitation happen. So that's how stratiform zinc lead sulfide layers have been formed in the SEDEX type of deposit in Rampura Agucha. It occurs in sedimentary basins, not direct. So आपको पता है कैसे याद रखना है कि आपका ये बेसिन है, बेसिन के अंदर आपके saline basin fluids हैं. फ्लूइड्स यहाँ पे आए
it just get dissolved with zinc and lead. Faults, there's some faults present in that basin, so they just get up toward exile into the marine basin. Rapid cooling happens, and this way these are formed.